अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम देखते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू इज अ sophisticated capital budgeting technique found by subtracting a project's initial cost or initial investment from the present value of its cash inflows discounted at a rate equal to the firm's cost of capital। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप इसको मार्केट इंटरेस्ट रेट पे भी डिस्काउंट कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट जो मेथड है ये कि इसको फर्म के कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो रेट होगा उस पर डिस्काउंट हो। सो एनपीवी के लिए आपके पास जो डेफिनेशन से सिचुएशन बनी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज और उसमें से माइनस करना है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। सो कैश फ्लोज जो है वो आपके T1 से लेके N तक जा रहे हैं। 1 + R की पावर T डिस्काउंटिंग फैक्टर है, R जो है वो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, T टाइम ऑफ प्रोजेक्ट। सो नेट प्रेजेंट वैल्यू का डिसीजन क्राइटेरिया क्या होगा? डिसीजन क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। इफ एनपीवी इज ग्रेटर देन 0 accept the project, if NPV is less than 0 reject the project। So if the NPV is greater than 0, the firm will earn a return greater than its cost of capital. Such action should increase the market value of the firm and therefore the wealth of its owners by an amount equal to net present value। So जितनी अमाउंट ज़्यादा होगी उतना जो है वो शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ है वो इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि उसी अमाउंट से जो बुक वैल्यू इंक्रीज करती है, और बुक वैल्यू का फैक्ट हमने पढ़ा है कि वो मार्केट प्राइस पर शेयर पे अकॉर्डिंगली होता है। सो इस चीज़ का हम जो है वो इम्पैक्ट चेक कर सकते हैं। ये लॉजिक जो है वो हमें क्लियरली बता रही है कि ये पॉजिटिव होगा एनपीवी, तो इससे ओवरऑल पॉजिटिविटी नजर आएगी ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन अगर आप ये नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव होने का मतलब ये कि मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म डिक्लाइन करेगी और कोई भी शेयर होल्डर ये नहीं चाहता कि उसकी जो वेल्थ है वो मिनिमाइज हो। सो बेनेट एंड कंपनी की जो है वो हम एग्जांपल देखते हैं और उसको हम टाइमलाइन पे असेस करने की कोशिश करते हैं। सो केस ए जो था हमारे पास, प्रोजेक्ट ए, उसमें टाइमलाइन बनी थी हमारी कि 42,000 आउटफ्लो है और 14,000 जो है वो हर साल हमें इनफ्लो मिल रहा है। कब तक मिल रहा है? अगले 5 सालों तक। तो ये कांस्टेंट अमाउंट है हमारे पास। इसमें जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमें अगर पता हो, जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें पता हो वो 10% होगा, तो वो हमें गिवन है। अब हम इनको डिस्काउंट कर सकते हैं। ये चूंकि एन्युटी है तो हम इस पर एन्युटी का फार्मूला लगा सकते हैं। एन्युटी हमारे पास यहाँ 14,000 आ गई, टाइम जो है वो 5 ईयर है और R 10% है, तो हम इसको डिस्काउंट करेंगे। तो डिस्काउंट करके हमें पता ही चलता है कि इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल दी फ्यूचर कैश फ्लोज वो बनती है 53,071। और नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या बनेगी वो हमने कहा था कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल दी कैश फ्लोज माइनस कॉस्ट। सो ये 53,071 में से 42,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 11,071। फिर प्रोजेक्ट बी था हमारे पास, उसकी कॉस्ट हमें पता है 45,000। उसके फर्स्ट ईयर का जो इनफ्लो था वो 28,000 था, सेकंड ईयर 12,000 था और फिर अगले तीनों सालों में 10,000। सो इन सब को 10% पे हम जब डिस्काउंट करेंगे तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू हर अमाउंट की अलग से उसने कैलकुलेट की है। उसमें एन्युटी लग सकता था, यहाँ पे एन्युटी नहीं लग सकता था क्योंकि अमाउंट कांस्टेंट नहीं है और कांस्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम, तो इस वजह से हमने उसको इंडिविजुअली जो है वो डिस्काउंट किया। तो हर एक की प्रेजेंट वैल्यू आ गई हमारे पास। ये सारी हर एक की प्रेजेंट वैल्यूज हैं, इन सब को जमा करेंगे तो हमारे पास जो है वो टोटल सम आता है
55,924 और हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोजेक्ट बी की लेनी है, तो हमने कहा था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द कैश फ्लोज माइनस कॉस्ट। इन दोनों का जब डिफरेंस लेंगे तो आंसर आता है 10,924। अब बड़े आराम से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको प्रोजेक्ट ए इम्प्लीमेंट करना है या प्रोजेक्ट बी। सो नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो उसकी 11,071 है और इसकी 10,924 है। तो दोनों की जो नेट प्रेजेंट वैल्यूज हैं उनमें डिफरेंस है कितना, 76 और 71। तो ये आ गया जी $147 का जो है वो इन दोनों में डिफरेंस है। तो आप प्रोजेक्ट बी में $147 कम कमाओगे एज कम्पेयर टू प्रोजेक्ट ए। अब आपका अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू की बेसिस पे आपने चूज करना है तो आप कर सकते हैं। रिकॉल करें, इनका पे बैक पीरियड हमने कैलकुलेट किया था। हमने कहा था कि इसका पे बैक पीरियड जो है वो 3 ईयर्स है और जो थी हमारा प्रोजेक्ट बी था उसका पे बैक पीरियड 2.5 बन रहा था। सो पे बैक पीरियड की बेसिस पे तो हम प्रोजेक्ट बी को प्रेफर कर रहे थे, लेकिन जब हम नेट प्रेजेंट वैल्यू देखते हैं तो हमारे पास प्रोजेक्ट ए जो है वो प्रेफरेबल है। सो इसी को हम साइंटिफिक कैलकुलेटर में भी जो है वो कंप्यूट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट ए के लिए हमारे लिए थोड़ा सा फार्मूला पुट इन करना आसान हो जाता है। कैश फ्लो आपको पता है, जो आउटफ्लो है वो 42,000 था। हर साल में कांस्टेंट जो कैश फ्लो है वो 40,000 है। N5 है, इंटरेस्ट रेट जो है 10% है और NPV के बटन को प्रेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11,071.01। फिर यहाँ पे इनपुट्स जो है वो हमें ज़रा ज़्यादा देनी पड़ेंगी। हम कहते हैं 45,000 तो आउटफ्लो है, लेकिन हम CF1 जो पुट कर रहे हैं वो 28,000 है। CF2 चूँकि डिफरेंट है 12,000। फिर CF3 से ऑनवर्ड जो है वो 3 कांस्टेंट हो जाते हैं, 10-10 हज़ार मिलते हैं। तो इसलिए हमने उनको कहा कि इनके लिए 3 साल है, 3 पेमेंट्स हैं ये, तो इसलिए इनके लिए हमने ये पुट किया। इंटरेस्ट रेट है वही 10% है। NPV प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो फाइनेंशियल कैलकुलेटर है वो आंसर दे देगा 10.924। यही काम हम एक्सेल में बड़े आराम से कर सकते हैं। हमारे पास हर साल के कैश फ्लोज क्लियरली अवेलेबल हों तो एक्सेल में हमारे पास NPV, ठीक है, NPV का डायरेक्ट फॉर्मूला है। सो हम NPV फाइंड आउट कर सकते हैं। NPV में ये देखिएगा हमारा जो C2 है उसको हमने कांस्टेंट किया। क्यों? C2 में दिया हुआ है आपको 10% इंटरेस्ट रेट। सो 10% जो है वो दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए हमारा जो है वो कांस्टेंट है। तो हम इसमें प्रोजेक्ट ए को अगर हम पहले देख लें तो हम बड़े आराम से उसको फिर प्रोजेक्ट बी पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो हम देख रहे हैं C2, तो इसमें इन दोनों को लॉक कर दिया हमने, $साइन पहले पुट कर। इसका मतलब है सबसे पहले NPV का जो फार्मूला हम पुट करते हैं एक्सेल में वो हमसे डिमांड करता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, वो हमने पुट कर दी। फिर हमें कहता है कि अब बताओ कैश इनफ्लोज क्या है। सो कैश इनफ्लोज जो है वो आपके शुरू हो रहे हैं, ये देखें B6 से लेके B10 तक, ठीक है, B6 से लेके B10 तक ये सारे उसने हमें बता दिए। अब इसमें हम कर रहे हैं प्लस B5 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम इसके साथ ऑलरेडी माइनस साइन लिख चुके हैं। ये ब्रैकेट में लिखने का पर्पज़ ये है कि माइनस में, तो इस वजह से हम उसको प्लस का साइन देंगे। जो प्लस करेंगे तो ये माइनस साइन उसके साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा। तो बेसिकली हम माइनस B5 कर रहे हैं। अगर हम इसको माइनस साइन ना लिखते, यानी ब्रैकेट्स में ना लिखते, तो हम यहाँ पे माइनस साइन प्लस की जगह माइनस लिख देते। सो ये हमारा NPV का बेसिक फार्मूला बन गया और इसको जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 11,071। और यही चीज़ फिर हम रिपीट करेंगे इसके लिए। इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए ये $C$2 तो कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे C6 से C10 तक। सो ये C6 से C10 तक ये हमारे पास सारा डाटा आ जाएगा इनफ्लोस का। प्लस B5 ये 45,000 आ जाएगा।
इसको जब हम एंटर मारेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला कैलकुलेट होकर रिजल्ट्स आ जाएंगे 10,924। अब वो ये कह रहा है कि कॉपी द एंट्री इन सेल बी टू सेल सी, यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तब भी एक फॉर्मूला इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब जो आपका जो C12 है, यहाँ पे जो आप फॉर्मूला लगा रहे हैं, जब आप क्लियरली देख रहे हैं कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट ज़्यादा दे रहा है, 11,000 10,000, तो इस वजह से हम कहते हैं कि प्रोजेक्ट ए को चूज़ करें। लेकिन इसको हम जो है वो फार्मूला से भी कर सकते हैं, जो कि आसान हो जाएगा हमारे लिए। हम जो C12 में एंट्री है उसके लिए फार्मूला लगा दें। फार्मूला क्या है? इफ B11, यानी ये जो B11 था, ग्रेटर देन C11 हो, यानी ये इससे बड़ा हो, तो आंसर क्या होना चाहिए? B4 होना चाहिए। B4 क्या है? B4 में लिखा हुआ हमने प्रोजेक्ट है, यानी जो सिलेक्शन है हमारा वो B4 की हो जाएगी। तो चूंकि हमें पता है कि ये 11,000 ज़्यादा है इससे, तो इसलिए आंसर हमारे पास प्रोजेक्ट है। अब अगर ये इससे बड़ा ना होता तो आंसर क्या होता? यहाँ पे क्या प्रिंटेड नज़र आ रहा होता? हमें प्रोजेक्ट बी नज़र आ रहा होता और वो C4 में लिखा हुआ। तो ये इफ कंडीशन को अप्लाई करने का बड़ा आसान तरीका है। आप दो को कंपैरिजन जिसको कर रहे हैं वो पहले लिखेंगे, और अगर वो कंडीशन ट्रू हो तो उसका आंसर क्या होना चाहिए? वो ये यहाँ पे आपका सेकंड कॉमा के बाद ये आ जाएगा, जैसे B4 लिखा है हमने। और अगर वो कंडीशन फुलफिल ना हो रही हो, आंसर रॉन्ग हो, तो आप वो अगला आंसर लिख दोगे C4। सो नेट प्रेजेंट वैल्यू को हम जो है एक और तरीके से भी कर सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के थ्रू। For a project that has an initial cash outflow followed by cash inflows, the profitability index is simply equal to the present value of cash inflows divided by initial cash outflows. So, net present value में हम ये जो cash flow है यहाँ माइनस CFO लिखते थे, और यहाँ पे जो है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में उसी जो कैश आउटफ्लो है उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे, जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द कैश इनफ्लोज। तो इसमें डिसीजन क्राइटेरिया थोड़ा सा आसान हो जाता है हमारे पास। प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है अगर वो ग्रेटर देन 1 हो आंसर हमारे पास, ठीक है जी। और इसका मतलब है कि अदरवाइज हम इसको रिजेक्ट करेंगे। लेस देन 1 होगा तो हम इसको रिजेक्ट करेंगे। तो उसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। फिगर 10.2 के हिसाब से हम डाटा देख लेते हैं प्रोजेक्ट ए एंड बी, और प्रॉफिटेबिलिटी हम इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अगर आप रिकॉल करें तो प्रोजेक्ट ए की जो प्रेजेंट वैल्यू थी ऑफ ऑल द कैश फ्लोज वो थी 53.071, उसको 42,000 जो उसकी कॉस्ट थी उससे डिवाइड करें तो आंसर आता 1.26। और जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ बी है वो कैलकुलेट होगा 55,924, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द कैश फ्लोज था, डिवाइडेड बाय 45,000, तो आंसर 1.24 आ गया। अब चूंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट है, सेम नहीं है, तो इसलिए इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का आंसर आ रहा है वो प्रोजेक्ट ए का ग्रेटर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी ये सजेशन हमें मिलेगी कि प्रोजेक्ट ए को हम सेलेक्ट कर लें। इसका मतलब ये है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू का प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के जो आंसर्स हैं या जो एक्सेप्टेंस रिजेक्शन के डिसीजंस में गाइडेंस है वो दोनों एक ही तरह के आपको आंसर्स देंगे, बस उनको जो कैलकुलेट करने और इंटरप्रेट करने का जो मैकेनिज्म है, डिसीजन क्राइटेरिया, वो डिफरेंट। अच्छा, नेट प्रेजेंट वैल्यू के साथ एक और कॉन्सेप्ट आता है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का, जिसको हम EVA भी कहते हैं। इट्स बेसिकली रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ अ कंसल्टिंग फर्म। कौन सी कंसल्टिंग फर्म का? स्टर्न सीवर्ट एंड को, और ये NPV मेथड के करीब तरह की है। So EVA method begins the same way that NPV does.
इसी तरह से हम करते हैं बाय कैलकुलेट, हम प्रोजेक्ट्स नेट कैश फ्लोज, हम नेट कैश फ्लोज कैलकुलेट कर लेते हैं. However, the EVA approach subtracts from those cash flows a charge that is designated or designed to capture the return that the firm's investors demand on the project. So, उस प्रोजेक्ट पे जो इन्वेस्टर्स डिमांड कर रहे हैं उस चार्ज को जो है वो हम उसमें से कैश फ्लोज में से माइनस कर. EVA determines whether the project earns a pure economic profit or not. और प्योर इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या है? अ प्रॉफिट अबव एंड बियॉन्ड द नॉर्मल कंपेटिटिव रेट ऑफ रिटर्न इन लाइन ऑफ बिजनेस. सो नॉर्मल कंपेटिटिव जो है वो रेट ऑफ रिटर्न है उससे ज़्यादा अगर वो कमा के दे रहा है तो इसका मतलब है कि हम प्योर इकोनॉमिक प्रॉफिट कमा रहे हैं. एग्जाम्पल लेते हैं हम. सपोज अ सर्टेन प्रोजेक्ट कॉस्ट 1 million upfront, but after that it will generate net cash inflows each year in perpetuity. So forever जो है वो उस पर हमें जो रिटर्न मिल रहा है वो है 120,000. If the firm's cost of capital is 10%, then the project's NPV and economic value added are. So NPV तो आ गई हमारे पास माइनस 1 million जो चूँकि कॉस्ट माइनस करते हैं NPV में, प्लस 120 हमें फॉरएवर मिल रहा है तो इसलिए 120,000 डिवाइडेड बाय 0.1. सो इसमें जो परपेचुटी में जो हमारा प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला होता है वो होता है कैश फ्लो डिवाइडेड बाय आर. सो ये सीधा सीधा जो है हमारा परपेचुटी का फार्मूला होता है. तो यहाँ पे आर 10% है और कैश फ्लो हमारा कांस्टेंट है वो हमारा 120,000. सो इसको हम सॉल्व करेंगे और पता ही चलेगा कि नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारी 2 लाख पॉजिटिव है, प्लस में. अब इकोनॉमिक वैल्यू एडेड लेना हमने. इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कैसे ले सकते हैं? ये जो 120,000 हर साल हमें मिल रहा है और ये जो कॉस्ट थी इसको हम जो है वो डिवाइड कर रहे हैं उस फैक्टर से, सॉरी मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ये जो 10% कॉस्ट थी ये हमारे पास आता है 100,000. तो हमें ये लगता है कि हर साल जो हमें प्रॉफिट हो रहा है वो 120,000 है और हर साल जो हमें कॉस्ट भी करनी पड़ रही है वो तकरीबन 100,000 है. इकोनॉमिक वैल्यू एडेड जो है वो आपका 20,000 का यहाँ. नेक्स्ट मेथड है हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का. Internal rate of return is a sophisticated capital busting technique, the discount rate that equates the NPV of an investment opportunity with zero, because the present value of cash inflows equals the initial investment. If the rate of return that firm will earn if it invests in the project and receives the given cash inflows, तो ये आपकी सिचुएशन बनती है कि ये जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू है, जो नेट प्रेजेंट वैल्यू थी, इसको आप उसकी जगह नेट प्रेजेंट वैल्यू की जगह पुट कर देंगे 0 और आप ये कहते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द कैश फ्लोज, उसमें से कैश आउटफ्लोज माइनस करें तो ये बेसिकली आंसर आ जाएगा. अब आपको यहाँ पे वो रिटर्न चाहिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न चाहिए जिसकी वजह से ये आंसर 0 आ रहा हो. सो इस इक्वेशन को हम रीएडजस्ट कर सकते हैं. ये माइनस जो CFO है इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा. तो अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल दी कैश फ्लोज हैं वो बराबर हो जाएंगी कैश आउटफ्लो के. तो हमें वो रेट ऑफ रिटर्न चाहिए जहाँ पे ये इक्वेशन होल्ड कर रही है. तो ये रेट ऑफ रिटर्न जो है वो हमने फाइंड आउट करना होता है. सो डिसीजन क्राइटेरिया जो है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का बड़ा सिंपल है. इफ द IRR इज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और अगर वो लेस देन हो तो हम उसको ऑब्वियसली रिजेक्ट करेंगे. अब ये क्राइटेरिया गारंटी क्या करते हैं? इट गारंटीज दैट द फर्म विल अर्न एटलीस्ट इट्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, यानी कम से कम उतना वो जरूर अर्न कर लेगा जितना उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न था.
Such an outcome should increase the market value of the firm and therefore the wealth of its owner. इसको एक एग्जांपल से देखते हैं हम। वही बेनेट वाली जो प्रोजेक्ट ए था वो था 42,000 आउटफ्लो था और 14,000 जो आपका कांस्टेंट इनफ्लो था। सो IRR आपको फाइंड आउट करना है ऐसा जिस पे ये आंसर 42,000 आ जाए और नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 हो जाए। सो ये हमने फाइंड आउट किया। हिट एंड ट्रायल से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये क्लास में हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। इंटरपोलेशन से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आंसर आया 19.9%। इसी तरह हम जो प्रोजेक्ट बी है उसका IRR फाइंड आउट कर सकते हैं। उसकी कैश आउटफ्लोज है वो 45,000 है और उसके जो बाकी कैश इनफ्लोज है वो हमें गिवन है। हम ये चाहते हैं कि हमें कैश इनफ्लोज का जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 45,000 पता चले और नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 0 हो जाए। तो इन सबको जो इंडिविजुअली जब डिस्काउंट करेंगे और इसमें एक ऐसा इंटरेस्ट रेट पुट करेंगे जिसकी वजह से ये 0 हो जाए, तो वो इंटरेस्ट रेट हमारे पास आता है 21.7%। 21.7%। तो अब अगर आप IRR की बेसिस पे ये डिसीजन करना चाहें तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट बी है वो ज़्यादा रिटर्न दे रहा है एज़ कम्पेयर टू प्रोजेक्ट ए के। लेकिन अब इसमें कंडीशन ये है कि आपको जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो देखनी है कि वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है। प्रोजेक्ट ए में उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, प्रोजेक्ट बी में उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है। अब अगर आप उसी डिस्कशन को सामने रखें तो बेनेट कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने अज्यूम की थी वो 10% है। सो अब 19.9% भी 10% से ज़्यादा है, 21.7% भी 10% से ज़्यादा है। तो अब आप किसको जो है वो चूज़ करेंगे? तो अब आपकी प्रेफरेंस जो है वो प्रोजेक्ट बी की होगी ओवर प्रोजेक्ट ए, क्योंकि बी का जो IRR है वो ए से ग्रेटर है। 21.7 is greater than 19.9%। So इस सारी कैलकुलेशन को हम जो है एक्सेल में भी कर सकते हैं। वही कैश फ्लोज हमारे पास लिखे हुए हैं। अब हमारे पास फार्मूला यहाँ पे जो हमने पुट करना है वो है IRR का। क्योंकि IRR में हमने इंटरेस्ट रेट नहीं देना होता, वही तो फाइंड आउट कर रहे होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे सिर्फ हमने कैश फ्लोज देने होते हैं। B4 से B9, ये B4 से लेके B9 तक के जो आपके कैश फ्लोज हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। और इसी फार्मूला को जब आप ड्रैग करके राइट साइड पे ले आते हैं तो ये आपका जो है वो बी के लिए भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा, यानी उसमें कैश फ्लोज C4 से C9 हो जाएंगे। तो आपके पास आ जाएगा 19.9% IRR प्रोजेक्ट ए का और 21.7 प्रोजेक्ट बी का। अब आपको डिसीजन लेना है तो डिसीजन क्राइटेरिया के लिए हमने कहा था सिंपल था, B10 से B10 और C10 का हमने कंपैरिजन करवाना है। तो अगर B10 बड़ा हो C10 से तो हमने कहा था आंसर B3 होगा। यहाँ B3 प्रोजेक्ट ए लिखा हुआ है तो प्रोजेक्ट ए आ जाएगा। लेकिन इस केस में ये देखिए 19.9 बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब है उसका आंसर होना चाहिए C3। और C3 पे क्या लिखा हुआ है? प्रोजेक्ट बी। और यही प्रोजेक्ट बी आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आता है। It is interesting to note that in the preceding example, IRR suggests that project B, which has an IRR of 21.7%, is preferable to project A, which has an IRR of 19.9%. अब ये जो NPV की जो रैंकिंग्स हमने ली थी उसके साथ तो इसकी अच्छी खासी कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि NPV की बेस पे हम प्रेफर कर रहे थे, देखें पेबैक पीरियड पे प्रेफर कर रहे थे प्रोजेक्ट बी को, NPV की बेस पे हम प्रेफर कर रहे थे प्रोजेक्ट ए को, फिर हम जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स था उसकी बेस पे भी हम प्रोजेक्ट ए को प्रेफर कर रहे थे। लेकिन IRR कह रहा है कि नहीं प्रोजेक्ट बी बेहतर है। सो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट नॉर्मली नहीं होते, लेकिन अब चूंकि यहाँ पे आ गया है तो अब जो है ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम जो NPV और IRR को अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो दोनों मेथड जो है वो एक तरह से रेट नहीं करेंगे प्रोजेक्ट्स को,
लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान में रखना है कि दोनों मेथड्स बेहतर है कि वो सेम कंक्लूजन पे पहुँचें, एक्सेप्टेबिलिटी या नॉन एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स पे। लेकिन यहाँ पे चूँकि कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है, तो अब ये मैनेजर की अपनी प्रेफरेंस पे भी है। ये हम पहले भी हम बात कर रहे हैं कि मैनेजर जो है उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग में भी होता है। अगर वो चाहता है कि मैंने पे बैक पे डिसाइड करना है, तो वो पे बैक की बेसिस पे प्रोजेक्ट बी चूज़ कर लेगा। अगर फर्ज करें वो कहता है कि पे बैक को जब हम पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि उसके साथ कोई और टेक्निक भी हम अप्लाई कर रहे हैं, अब उसकी प्रेफरेंस IRR हो, तो आप देखें पे बैक पीरियड की और IRR की जो दोनों चॉइसेस हैं वो प्रोजेक्ट बी की, तो खामोशी से प्रोजेक्ट बी को एक्सेप्ट कर लेगा। तो एक एग्जांपल देखते हैं हम। टोनी डी लोरेंजो इज इवैल्यूएटिंग an investment opportunity. He feels that this investment must earn a minimum compound annual after-tax return of 9% in order to be acceptable. तो ये 9% उसकी जो वो required rate of return होगी। Tony's initial investment would be 7,500. ये cash outflow है, and he expects to receive annual after-tax cash flows of 500 per year in each of the first 4 years. तो पहले 4 सालों में उसे $500 जो है मिलेंगे, फॉलोड बाय 700 पर ईयर एट द एंड ऑफ ईयर 5 थ्रू ईयर 8, और अगले 4 सालों में उसे 700 मिलेंगे। ही प्लान्स टू सेल द इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर 8 एंड नेट 9,000 आफ्टर टैक्सेस। सो 8वें साल के बाद वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो 9,000 का उसको बेच देगा। टोनी फाइंड्स द इन्वेस्टमेंट IRR ऑफ 9.54। टोनी ने जो है इन्वेस्टमेंट की IRR जो है वो 9.54 फाइंड आउट की है। Given that the expected IRR of 9.54 exceeds Tony's required minimum IRR of 9%, the investment is acceptable. Yes, obviously, क्योंकि उसका टारगेट था 9%, तो 9.54 अगर फर्ज करें उसने IRR जो है वो कैलकुलेट किया है, वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए उसके लिए। ओके जी, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछ ले। थैंक यू फॉर नाउ। अल्लाह हाफिज़।